हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो जो हमारा फोटोवोल्टेइक सेल है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे हम लोग सोलर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा जो आपके तीन ऑप्शन और हैं, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, तो जो हमारा डायोड होता है वह एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करता है। सी नंबर ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम लोग एलईडी के नाम से जानते हैं। जो हमारा एलईडी होता है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी नंबर ऑप्शन आपका है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो लाइट डिपेंडेंट जो रेजिस्टेंस होता है यह एक विशेष प्रकार का प्रतिरोधक होता है, जिसका उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। जो मेरा ये जो रजिस्टर होता है यह प्रकाश के वैल्यू के कारण यह अपने प्रतिरोध के मान को कम और ज़्यादा करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? तो जो हमारा द्वितीयक सेल है यह फैराडे के विद्युत अपघटक के नियम पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। बाकी जो आपका ऑप्शन है लेंज का नियम, तो यह आपके डीसी या आपका एसी मोटर में काम करता है। जो आपका जूल का नियम है यह ऊष्मा पे काम करता है। और जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है यह आपके जनरेटर में कार्य करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत अपघटक के दौरान एकत्रित द्रव्य की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो फैराडे ने विद्युत अपघटक संबंधित दो नियम दिए गए हैं, जिस नियम में जो आपका पहला नियम है यह बी नंबर है, एम बराबर जेड आई टी। जेड का मतलब होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आई का मतलब होता है करंट और टी का मतलब होता है समय। तो जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो एम्पियर आवर में बताई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस दोष का नाम बताएं जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाते हैं। तो जब हम किसी बैटरी को उच्च करंट दे करके चार्ज करते हैं या उस बैटरी से हम लोग उच्च करंट लेते हैं, तो उस स्थिति में जो बैटरी का प्लेट होता है मुड़ जाता है, जिसके कारण जो हमारी बैटरी होती है वो काम करना बंद कर देती है। इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? उस दोष को हम लोग बकलिंग कहते हैं। तो मेरा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। बाकी जो आपका ऑप्शन है स्थानीय क्रिया, तो यह जो स्थानीय क्रिया होती है यह वोल्टेइक और डेनियल सेल में होती है। आपका आंशिक लघु पतन, तो आंशिक लघु पतन में क्या होता है कि जब हमारी बैटरी पुरानी हो जाती है तो जो हमारा प्लेट होता है बैटरी के अंदर, उसमें के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गिर करके बैटरी के तली में बैठ जाते हैं और प्लेटों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, जिस दोष को हम लोग आंशिक लघु पतन कहते हैं। डी नंबर आपका ऑप्शन है कठोर सल्फेशन। तो बैटरी को लंबे समय तक कार्य में ना लेने पर बैटरी का जो प्लेट होता है वो हार्ड हो जाता है, जिसे हम लोग हार्ड सल्फेशन कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बैटरी को ट्रिकलिंग चार्ज विधि पर चार्ज करते हैं, यानी कि कम करंट दे करके अधिक समय तक चार्ज करना। क्लियर? तो राइट आंसर मेरा ए नंबर हो जाएगा इसका। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई आपकी जो होती है कूलाम्ब होती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज जो होता है वो आपका कितना होता है? 2.5 वोल्ट होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो हमें कम समय में बैटरी को चार्ज कर लेना है, तो इस विधि को हम लोग बूस्टर आवेश विधि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन और दिए गए हैं। तो जो आपका दिया गया है प्रारंभिक आवेश, तो प्रारंभिक आवेश का मतलब होता है जब बैटरी, जहाँ पर बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बैटरी को जहाँ पर बनाया जाता है, तो बनाने के बाद जब उसे हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं, तो चार्ज करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक आवेशन। आपका जो सी नंबर दिया गया है ट्रिकलिंग आवेशन, तो ट्रिकलिंग आवेशन का मतलब होता है कम करेंट पर लंबे समय तक चार्ज करना। डी नंबर आपका ऑप्शन है फ्रेशनिंग आवेशन। तो फ्रेशनिंग आवेशन कब होता है? तो जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैटरी को लेकर के किसी को बेचता है,
तो जब डिस्ट्रीब्यूटर बैटरी को अपने यहाँ चार्ज करेगा तो हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्रेंसिंग आवेशन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटक उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा ड्राई सेल होता है यानी कि शुष्क सेल जो रेडियो में और जो हमारे टॉर्च होते हैं उसमें लगे होते हैं, तो उस सेल में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम, नहीं उसे हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाह होने का कौन सा प्रभाव है। तो रासायनिक प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं स्पंजी शीशे का, यानी कि हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर में इसका बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी होती है। तो धातु क्षरण का मतलब होता है कि जो हमारा डेनियल सेल या वोल्टेक जो सेल होता है, तो डेनियल या वोल्टेक सेल में जो जस्ता का जो रॉड होता है यह समय के अनुसार धीरे धीरे क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उस जस्ते के छड़ के ऊपर पारे की कलई कर देते हैं। तो जो हमारा जस्ता का छड़ होता है वह निगेटिव प्लेट होता है। तो निगेटिव प्लेट क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर निगेटिव प्लेट जो होगा उसे हम लोग कहेंगे कैथोड सुरक्षा। तो धातु के सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है। तो उसे हम लोग कहते हैं कैथोड सुरक्षा। इस कैथोड सुरक्षा में हम लोग क्या करते हैं, तो जिंक के प्लेट के ऊपर पारा की कलई कर देते हैं। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ी में सामान्य कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो डिजिटल घड़ी में हम लोग मरकरी सेल उपयोग करते हैं। मरकरी सेल को हम लोग बॉटम सेल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो हमारा सिल्वर सेल है यह भी बटन के समान होता है, मगर यह विशेष प्रकार के उपकरणों में लगाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो हमारा जो बैटरी होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघु पतन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बैटरी हो गए, हमारे पास सेल हो गए। तो यहाँ पर जो आपके सेल हैं, एक मेरा जो सेल हो गया ये प्लस का सिरा हो गया और ये जो सिरा आपका है माइनस का, यहाँ पर माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। तो यदि इसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं आपस में समानांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का जुड़ गया माइनस के साथ और माइनस का जुड़ गया प्लस के साथ। तो इस कंडीशन में जो हमारा सेल होगा आपस में शॉर्ट कर जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटरी आवेशक में फाइंस सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है। तो उसका कार्य होता है धारा रेटिंग का चयन करना। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह दिया गया है कि तापमान के सौर सेल में यानी कि सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला मेरा ऑप्शन है कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन होगा ये आपका तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि। तो ये क्वेश्चन कुछ हद तक, ये जो ऑप्शन है आपका कुछ हद तक सही है। अगला ऑप्शन दिया गया है तापमान में वृद्धि के साथ कमी। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर दिया गया है तापमान में कमी के साथ कमी। तो आप देखे होंगे कि जो हमारे सोलर प्लेट होते हैं, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल जो है वो करंट ज़्यादा देता है, यानी कि जो करंट जो होगा उसकी जो करंट जो कैपेसिटी होगी आपकी ज़्यादा होगी। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारे पास कोई सोलर प्लेट है जो 40 वाट का है। यदि टेम्परेचर कम होगा तो वह हमें 40 वाट से कम सप्लाई देगा, यदि टेम्परेचर सामान्य होगा तो हमें वह 40 वाट देगा। अब टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए, मगर जो उसकी कैपेसिटी है करंट देने की, या जो उसकी जो क्षमता है जो पावर देने की, वो 40 वाट से तो अधिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तापमान बढ़ने पर जो शक्ति जो होता है निर्गत, जो शक्ति जो निर्गत करती है हमारी सोलर प्लेट वो करती है, मगर कुछ हद तक ज़्यादा करती है। जबकि कमी की बात कर लेते हैं तो कमी क्या होगा, समय के अनुसार वो कमी करेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्लियर। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए।
सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, तापमान के कमी के साथ कमी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उपयोग है? तो जो मेरा हाइड्रोमीटर होता है, आप लोग देखे होंगे लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर जो है वह दूध में पानी की मात्रा को, या दूध में जो उसकी अच्छाई है, उसमें जो खोआ है उसकी मात्रा को बताता है। सेम उसी प्रकार जो हमारा हाइड्रोमीटर है वह बैटरी के अपेक्षित जो घनत्व होता है उसके मान को बताता है, और उस अपेक्षित घनत्व के मान के हिसाब से हम बताते हैं या पता करते हैं कि बैटरी मेरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो यहाँ पर मेरा जो बैटरी होगा, बैटरी में जो मेरा हाइड्रोमीटर होता है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है क्या चीज़? विद्युत अपघटक का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बैटरी मेरी चार्ज है अथवा डिस्चार्ज है, वो हम किसके द्वारा पता करेंगे? वो हम लोग पता करते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा, किस बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके घनत्व को माप करके। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह है, फैराडे के विद्युत अपघटक के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो विद्युत अपघटक का जो प्रथम नियम होगा, इसका सूत्र हो जाएगा कौन सा? M बराबर ZI/T। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटक की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा लेड एसिड सेल होता है उसमें जो हम लोग विद्युत अपघटक उपयोग करते हैं वो किस प्रकार का होता है? तो लेड एसिड सेल में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसे हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि परिपथ का कुल वोल्टेज बताएं। तो यहाँ पर जो आपके सेल लगे हैं, इस प्रत्येक सेल का जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके वोल्टेज का मान सेम होता है, जबकि उनकी एम्पियर आवर होती है बढ़ जाती है। और जब हम लोग सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है और एम्पियर आवर एक सेल का जितना होता है उतना ही होता है। बात समझ में आ गई? तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज का मान बढ़ेगा और समानांतर क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज का मान वहीं रहेगा और करंट का मान बढ़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपके 1.5 वोल्ट के लगे हैं समानांतर क्रम में, तो यहाँ पे जिसका ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.5 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो जो हमारा धनात्मक प्लेट होता है इस पर लेड सल्फेट आकर आ जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटरी के आवेशन के दौरान भेंट प्लग खुला क्यों रखना चाहिए? तो जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो भेंट प्लग खोल देते हैं, क्योंकि बैटरी के अंदर जब रासायनिक क्रियाएं होती है तो उसके अंदर से गैस के बुलबुले निकलते हैं। यदि भेंट प्लग नहीं खोलेंगे तो बैटरी फट सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं? भेंट प्लग को खोल देते हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सा ऑप्शन है? गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने हेतु। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये दिया गया है कि विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो जो हमारा ट्रिकलिंग चार्जिंग विधि है, इस विधि में हम लोग बैटरी को निम्न धारा पर लंबे समय तक चार्ज करते हैं। और कब चार्ज करते हैं? तो जब बैटरी के अंदर हार्ड सल्फेशन दोष आ जाता है तब। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो कैसे जाना जाएगा? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कि नए विद्युत अपघटक से बदल करके, तो ये आपका नहीं होगा। नए इलेक्ट्रोड से बदल करके, ये भी नहीं होगा। बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। तो राइट आंसर कौन सा इसका हो जाएगा? सी नंबर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो ये क्या है? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो जो मेरा जिंक होता है वह नेगेटिव प्लेट के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक कौन सी है? तो जो हमारा चांदी होता है इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक
1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो ऋणात्मक प्लेट पर लेड पर ऑक्साइड आता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य होता है? तो जो हमारा सीसा अम्ल बैटरी होता है या जो सेल होता है, तो उस बैटरी में हम लोग जो पॉजिटिव प्लेट होता है और नेगेटिव प्लेट होता है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? इसके बीच में हम लोग सेपरेटर लगाते हैं। यह सेपरेटर आपका लकड़ी का या अभ्रक का होता है। तो उस सेपरेटर का काम होता है दोनों प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाना। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि विद्युत अपघटक हेतु रास्ता प्रदान करना, तो ये तो होगा नहीं। आपका बी नंबर ऑप्शन है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को अच्छे से पकड़ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना, तो यह जो आपका आंसर होगा राइट होगा। जो सेपरेटर होता है वह क्या करता है? पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को आपस में शॉर्ट होने से बचाता है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा हाइड्रोमीटर। हम लोग हाइड्रोमीटर के द्वारा बैटरी के सापेक्ष घनत्व को मापते हैं। बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके सापेक्ष घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका आरेख दिया गया है, इस आरेख में जो आपका SCR उपयोग इन्वर्टर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव होता है? तो बकलिंग दोष के कारण जो हमारा बैटरी होता है, इसके जो प्लेट होते हैं क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा? तो आपको अभी बताए हैं कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके 3 सेल लगे हैं और एक सेल का वोल्टेज जो है आपका 1.5 वोल्ट है। तो 1.5, 1.5, 3 और 1.5, 4, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 वोल्ट। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यह दिया गया है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो धनात्मक प्लेट के रूप में हम लोग कार्बन के रड को उपयोग में लेते हैं और इस कार्बन के रड के ऊपर एक पीतल की टोपी पहनाई जाती है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आपका कार्बन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों का वोल्टेज में क्या होता है? तो जब लोड बढ़ता है तो हमारे सेल के जो सिरे के जो वोल्टेज होते हैं वो थोड़ा सा घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है? तो स्थानीय दोष क्या होता है? तो हम लोग का जो वोल्टेइक सेल होता है उसमें जो हम लोग जिंक की प्लेट यूज करते हैं वह बाजारू होती है और बाजारू चीज़ों में थोड़ी बहुत मिलावट होती है, जिसके कारण जो जिंक का जो प्लेट होता है काम करने के कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद वह काम करना बंद कर देता है। तो उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उस जिंक के प्लेट के ऊपर पारे की कलई करते हैं, जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग विद्युत रंजक का उपयोग कहते हैं। यानी कि स्थानीय दोष को दूर करने के लिए हम लोग जिंक के प्लेट पर यानी कि नेगेटिव प्लेट पर पारे की कलई करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि M बराबर Z/IT सूत्र में Z का अक्षर जो है किस चीज़ को इंगित करता है? तो Z का जो अक्षर है वह विद्युत अपघटक को इंगित करता है। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, विद्युत अपघटक, इस यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? तो तांबा का जो रासायनिक तुल्यांक होता है वह होता है 0.329 ग्राम प्रति कूलाम। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? बी नंबर ऑप्शन को राइट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा है कि सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? तो इसका कारण हो जाएगा अति आवेशन एवं अति निरावेशन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी बैटरी होती है, इसकी यदि हम लोग वोल्टेज की स्थिति जानना होगा तो वोल्टेज की स्थिति जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उच्च दर निरावेश टेस्टर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो जो मेरा कैथोड होगा, यह हिस्सा क्या करता है, यह हिस्सा इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, क्या करता है, खो देता है। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब हम